What happens when glucose is treated with nitric acid? Nandan, so I'm just going to remove you from the meeting because if you're not listening, you are not different from others. If your camera is not on, you should be removed from the meeting. Just switch on your camera, beta. Jaspreet. Navjot and Gurtaj. And so Ikish. Romika, do you know the answer, beta? If you know, then I will give chance to someone else. Sahaj is there, she is going to reply. How many of you can reply this question? What happens when glucose react with nitric acid? This is the most important question. मैंने बताया था ग्लूकोज में है तो सारे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. The structure will be given to identify that कि कौन सा उसमें सही है कौन सा सारे करेक्ट आपको दिए रहेंगे आइडेंटिफाई करना रहेगा. इट तो we are having 4 hands up. I hope they can reply. Sahil, what not about you? Sahil बेटा रिवाइज नहीं किया है ना. नवदीप, your cam is not on still. चलो कौन बताएगा? सहज बताओ बेटा. सहज रिप्लाई. So saccharic acid is formed. कौन से एसिड बनेगी बेटा? Saccharic acid. वेरी गुड, सैक्रिक एसिड. यानी कि ग्लूकोज का जो CHO वाला टर्मिनल होता है और 6 कार्बन का जो CH2H होता है, ये जैसे डिस्कस करोगे ना, आई एम टेलिंग यू द वेरी इजी थिंग. अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, दो का ग्रुप बनाया, पीयर ग्रुप बना लिया 2-3 का, फिर हम इसमें डिस्कस करते हैं. चलो आप तू बता दे क्या होगा ग्लूकोज का रिएक्शन अगर हम एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड से करेंगे तो क्या बनेगा. तो जब वो तुम्हारा फ्रेंड बताता है ना तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, चलो यार ये बता सकता है, व्हाई आई कांट. तो ये आपस में डिस्कशन करो. आपने 2 रिएक्शन तैयार कर लिए, आपस में क्रॉस चेक कर लो, तो है ना. सो सेम क्वेश्चन श्रेया विल आस्क द क्वेश्चन टू नितिका. नितिका बोलो. श्रेया आस्क द क्वेश्चन टू नितिका. डू फास्ट फ्रॉम द जितना हमने पढ़ा उसी में से. Okay, I will unmute you. Don't worry. Wait. Now you can unmute, beta. What happens when glucose reacts with acetic acid anhydride? Very good. Very good question. Nitika, reply. So acetic acid anhydride, when it reacts, it confirms that there are 5 OH bonds in the glucose molecule. And what will be the product, beta? Complete the answer. The product sir लिख के बता दूं? नहीं ऐसे ओरली बताओ. अभी भी मैंने बताया था ग्लूकोज पेंटासीटेट ना बेटा, ग्लूकोज पेंटासीटेट ऐसे बोलना, ठीक है ना. ग्लूकोज पेंटासीटेट. आज जितने हमारे उसमें एस्टर बने उतने ही उसमें OH थे, इस बात का एविडेंस हो जाता है. व्हाट हैपेंस? नेक्स्ट क्वेश्चन गोस टू फ्रॉम सहज टू हरलीन. हरलीन न्यू. सहज आस्क द क्वेश्चन टू हरलीन. What happens when glucose reacts with hydrogen cyanide? तो किताबें खोलनी पड़ेगी हरलीन, है ना. हरलीन, आर यू एबल टू रिप्लाई? आई विल गिव टू देवांशु. देवांशु, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन होने पे, लास्ट रिएक्शन था, हमें लग रहा सबने ध्यान नहीं दिया था. ये लास्ट रिएक्शन था जिसमें हमने बताया था ग्लूकोज का साइनोहाइड्रेट बनता है. क्या बनता है? ग्लूकोज का साइनोहाइड्रेट. तो ये देखो कितने कितने हमारे देखो कितने सारे बच्चे ना कैमरे बंद कर लिए कि चेहरा ही नहीं दिखेगा, है ना. साहिल, साहिल से क्वेश्चन जाएगा. ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन. साहिल, सी योर कैमरा शुड बी ऑन क्विकली. Sahil, what happens when glucose react with bromine water? Sir, it form gluconic acid. Very correct answer. तो तू कैमरा क्यों बंद कर लिया? पढ़ने के लिए पहले पढ़ लिए होते भाई साहब. अरे तो सामने बैठ के पढ़ना, कोई टेंशन नहीं है. मेरी बात समझो. गिन के एक छोटा सा चार्ट बना लो, सेंटर में ग्लूकोज के मालिक्यूल को रखो, बड़ी. उसके बाद क्या करो, एरो लगा के सारे जो रिएक्शंस है ना उसकी समरी चार्ट बना लो. ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमिन ग्लूकोक्जिम, ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सैक्रिक एसिड, ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड, एस्टरिफिकेशन हो जाएगा ग्लूकोज पेंटासीटेट. तो ये अब देखो, जब तक हम डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे बिटवीन 2 रिएक्शन, देन देयर इज अ बिग इशू. आप जब सामने समरी चार्ट बना के रखोगे तब आपको पता लगेगा कि अगर ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से होगा तो केवल टर्मिनल CHO जाएगा ऑक्सीडेशन में, गॉट इट. और अगर हम इसका नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो CHO तो जाएगा ही, वो तो पक्का ही था. जो 6 कार्बन जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, दैट विल आल्सो चेंज इनटू द करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, गॉट इट.
तो ये हमें ना डिफरेंस क्रिएट होगा, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये तो आज हम लोग ट्राई करेंगे टू गो अप टू द मैक्सिमम पार्ट जहां तक पहुंच सके। लेकिन मैंने आपको बोला इस पार्ट में हम लोग थोड़ा नॉर्मल चल रहे थे क्योंकि स्ट्रक्चर वाले में एनालिसिस ज्यादा होती है। नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर कैम, नो प्रॉब्लम, ओके। बट व्हाट आई टोल्ड दैट कि आपको अगर मैंने एक सिंगल एक बार आवाज दी तो आपकी रिप्लाई तुरंत आनी चाहिए। इफ योर कैम इज ऑन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, गॉट इट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको अगर मैंने क्वेश्चन यहाँ से थ्रो किया तो आपका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो आपका नोट्स बनते रहना चाहिए वो आपको व्हाट्सएप में लास्टली भेज देना है। आई होप इंस्ट्रक्शन इज क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट। दो चीज पे ध्यान देना, जो आपका कंप्लीट नोट्स बनेगा पेन पेपर पे वो आपको लास्ट में भेज देना है, और जो क्वेश्चनियर हम कराएंगे उसको भी कर देना है, गॉट इट। चलो आई विल शेयर द स्क्रीन एज वेल एज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। इसमें अभी हमें आज स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे ही थोड़ा सा आगे चलना था, ग्लूकोज के ही स्ट्रक्चर पे। स्क्रीन यू कैन सी दैट वी आर गोइंग विद योर एनसीईआरटी फर्स्ट, एनसीईआरटी के साथ साथ दोनों ऐड करते चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है, यू कैन सी हियर, एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड इज देयर एंड ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हमने कर लिया था, ये वाला पार्ट हो गया है, दिस पार्ट वी हैव डन। ये दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर तो है, इसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे कुछ एविडेंस पूछेगा हमसे, हाउ यू कैन प्रूव दैट ग्लूकोज इज हैविंग साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में अगर आप देखते हो तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताना है, दिस इज द एविडेंस तो पुट द हेडिंग अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इस पे जो क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया है, बस उससे रिलेटेड इसके एविडेंसेस बताना है। देयर आर सर्टेन केमिकल एविडेंसेस जो हम इससे प्रूव करते हैं। इसमें पहला आप देख सकते हो, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज। देयर आर सर्टेन फैक्ट्स आपको दिया है, नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होते। इसमें पहला हमारा है साइक्लिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला एविडेंस हम ये बताते हैं, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद सिर्फ बेस एंड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी क्योंकि आपने रिएक्शन किया नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे पास अगर CHO ग्रुप ओपन होता है बेटा, आइदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन, इसका रिएक्शन अगर मैं NaHSO3 से करा दूं तो ये बड़ा सिंपली ना Na+HSO3- गॉट इट, ऐसे यहाँ पे ऐसे टूट जाएगा, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अगर ये हमारा CHO फ्री रहता है तो फ्री का मतलब हेमी एस्टर लिंक ना बना है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, सॉरी, बस 1 मिनट बेटा। ये मैं बता रहा था कि ग्लूकोज का रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं तो रिएक्शन कर लेना चाहिए, कहता नहीं करेगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं हुआ। इससे प्रूव होता है कि ये हमारा फ्री नहीं, अगर ये फ्री रहता, फ्री रहने पे तो रिएक्शन हो जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ फ्री रहने पे क्या होता है, इफ योर CHO या कार्बोनिल ग्रुप इज फ्री, Na+ आपका ये बेटा यहाँ चला जाएगा, HSO3- विल बी गो हियर और हमें नेक्स्ट केस में मिलेगा C, मान लो हमने ONA लिख दिया, यहाँ पे CH था, देन यहाँ पे हो जाएगा SO3H। आई को अंडरस्टैंड, ये सॉलिड बना लेता है, ये सॉल्ट जैसा कंपाउंड बना लेता है, दिस इज सॉलिड।
ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन, चाहे वो कीटोन हो या मे बी एल्डिहाइड, दोनों की टेंडेंसी होती है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कौन सा रिएक्शन करने के लिए बेटा, एडिशन रिएक्शन होता है ये। लेकिन ग्लूकोज में ये पाया गया, ग्लूकोज में देखो जहां मैंने हाईलाइट किया अभी, इफ यू सी दैट यू नो, ग्लूकोज के केस में कहता है ग्लूकोज का रिएक्शन आप कराते हो तो डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद स्किप बेस एज वेल एज NaHSO3। इससे पता लगता है कि ये जो हमारा है इसमें CHO इसका फ्री नहीं रहता, CHO इज इन्वॉल्व इन हेमिएस्टर लिंकेज। व्हाट इज द सिप बेस? सिप बेस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एक मान लो एनिलीन है या एमाइनो ग्रुप है, लाइक दिस NH2। इसका रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं बेटा, C डबल बॉन्ड हो किसी एल्डिहाइड और कीटोन से और CHO से, तो ये एक इंटरमीडिएट ऐसे बना लेगा, H2O निकल जाएगा यहाँ से। तो ये जो केमिकल बनता है दिस इज नोन एज सिप बेस, स्किप बेस बोल सकते हो। N डबल बॉन्ड CH then R, this reagent is known as skip base। ऑल हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं इसके बेस से रिएक्शन करते हैं, सिप बेस से रिएक्शन होता है, तो लेकिन ये टेस्ट हमारा इस सिप बेस से नहीं दे रहा है। तो दिस इज द अनदर एविडेंस दैट कि इसका जो CHO है वो फ्री नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ से 2 लाइनें लिखना है बेटा, ये वाली लाइन से यहाँ तक क्लियर होगा ना। तो ये सिप बेस से रिएक्शन करता है, नाइदर इट इज डू द रिएक्शन विद Yes, sir. इससे प्रूव हुआ कि इसका जो CHO है वो हेमीएस्टर लिंकेज में इन्वॉल्व है। सेकंड पॉइंट पे ध्यान देना, अगर ये कहता है ग्लूकोज का पहले ही पेंटाएसिटेट बना दो तो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन नहीं करता। इससे प्रूव होगा कि इसका CHO हमारा किसमें है, साइक्लिक फॉर्म में है, हेमीएस्टर लिंकेज में जा चुका है। तो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि अगर तुम्हारे पास पेंटाएसिटेट ऑलरेडी ग्लूकोज का है, ग्लूकोज एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करने में पेंटाएसिटेट बनाता है, फिर पेंटाएसिटेट बना लेगा तो नाउ इट विल नॉट डू द रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन। हाइड्रोक्सिलामीन से क्या बनता था, ऑक्साइन बनता है। इससे प्रूव होता है कि CHO group is not free, CHO group is already in hemiacetal form। NCERT की लाइन है, इसको हाईलाइट करते चलो। थर्ड पॉइंट बोलेगा ग्लूकोज इज फाउंड इन एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, वन इज नोन एज इन अल्फा फॉर्म है ना, एक हमारे एक को हम बोलते हैं अल्फा, अनदर इज नोन एज बीटा, इज इट? तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इसमें दिया है, मेल्टिंग पॉइंट इज गिवन, वन इज नोन एज अल्फा एंड दैट इज नोन एज बीटा। अल्फा का जो होता है दैट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो दैट इज 419 केल्विन। अगर इसका क्रिस्टल इसको अगर हमें कहीं से भी सेपरेट करना है तो कंसंट्रेटेड ग्लूकोज सोल्यूशन होना चाहिए जो 303 केल्विन, concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, while the beta form का जो melting point 423 Kelvin is obtained by the crystallization from the hot and saturated solution at 371। तो ये हमें ना इसको याद करके रखना है। इनके खुद के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड याद करो, अल्फा का कितना है बेटा 419 और बीटा का कितना है 423। अगर तुम्हें अल्फा की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो टेम्परेचर कम करके क्रिस्टलाइजेशन करना, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ग्लूकॉन डी का रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और बीटा वाला अगर फॉर्म ज्यादा चाहिए तो हमें थोड़ा हाई टेम्परेचर 371 केल्विन पे क्रिस्टलाइजेशन करना रहेगा। तो ये ओपन चेन से तो इसकी पॉसिबिलिटी है नहीं, वी कैन गेट ओनली फ्रॉम द साइक्लिक हेमिएस्टर फॉर्म। तो ये दोनों चीज याद करके रखना। अब आप बोलोगे सर इसमें ना, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो आई एम आस्किंग द क्वेश्चन टू यू, यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको दिया रहेगा व्हाट द क्वेश्चन इज दैट, यू नो, आपसे प्रॉब्लम में दिया रहेगा सेशन में दिया रहेगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट does not react with, किससे नहीं रिएक्ट करता बेटा, एक तो मैंने बताया था तुम्हें इसके बेस सिप बेस से एज वेल एज NaHSO3 से, ऑडिट। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है। सेकंड, इसके रीजन में लिख सकते हैं ग्लूकोज have
साइक्लिक स्ट्रक्चर, है ना, गॉट इट। ये दोनों में किसी को असर्शन बना के किसी को भी रीजन बना सकते हो। असर्शन में जैसे हम लिखते हैं ग्लूकोज इज हैविंग साइक्लिक स्ट्रक्चर, असर्शन में हो गया, और रीजन में लिखते हैं कि ग्लूकोज पेंटासिटेट डज नॉट रिएक्ट विद NaHCO3 एज वेल एज सिप बेस, गॉट इट। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हमारे आंसर माने जाएंगे, गॉट इट। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। एक हमें बता देगा, फिर हमसे उसका पूछेगा उसका एविडेंस क्या है। इस टाइप से इसी पे बेस कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन आपको खुद से फ्रेम करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो सैंपल पेपर वहां से तो करना है, उसके अलावा भी यहाँ से अलग से भी अपने बैंक बनाते चलना है। जो टॉपिक पढ़ते चलो उसको अंडरलाइन कर लो, उससे आप क्वेश्चन और बना लेना, गॉट इट। तो ये साइक्लिक का हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को अगर देखो, फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला आई होप एवरीवन नोज, यू नो व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज। सेम है, C6 H12, वो 6 ही रहेगा। इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये पार्ट ही समझने वाला है। फिर उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें इसमें याद करने वाली, उसमें कोई इतना पंगा नहीं है। तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, वेट फॉर 1 मिनट। ये ग्लूकोज का, ये फ्रक्टोज ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया। 1 मिनट। ये अभी सही है। तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो बेटा। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे ऊपर हमने दिखाया था कि सबसे ऊपर जो रहेगा दैट इज योर CH2OH रहता है। इसको हम कौन सा कार्बन मानेंगे, C1 कार्बन ले लेंगे। C2 कार्बन होगा कीटोनिक ग्रुप, दिस इज द कीटोनिक ग्रुप, व्हाट इज। उसके बाद OH आपका देखो लेफ्ट में गया। हरलीन को और बताएगी। OH अगर लेफ्ट में बैठा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव। दिस विल बी द नेगेटिव, वेरी गुड, ठीक है ना। और अगर ये फिफ्थ कार्बन को OH अगर राइट में है तो साहिल क्या होगा, कैपिटल D होगा कि कैपिटल L बेटा। सर कैपिटल D। वेरी गुड। तो ये अगर हम देखते हैं तो ये मेरा D फ्रक्टोज है। D तो पंगा नहीं है, लेकिन D का निगेटिव फ्रक्टोज है। तो दिस इज द कैपिटल D निगेटिव फ्रक्टोज। अब जब हेमीएस्टर लिंकेज बनेगी तो हेमीएस्टर लिंकेज हमेशा कहाँ से बनती है, कार्बोनिल वाले पार्ट से बनती है। इसका जो सेकंड कार्बन का कार्बोनिल है टू द, इसके बाद दो ऑप्शन है कि ये 2, 3, 4, 5 और 6, 2 और 6 के बीच में यहाँ पे, या 2 to 5 के बीच में। तो बेसिकली जो रिंग बनाता है ये 2 to 5 के बीच में बनाता है। तो फ्रक्टोज के केस में जो पाया जाता है, जो नेचुरल जो फ्रक्टोज है उसमें फ्यूरानोज रिंग पाई जाती है। फ्यूरान एक साइक्लिक तुम्हें ईथर जैसा दिखेगा, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा बेटा। वाइट इज एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना उसका लोन पेयर ना हमेशा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है। दिस इज एरोमेटिक, बॉडी ये एरोमेटिक है। अगर आपको हकेल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी याद है तो आप वहां से निकाल सकते हो। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, गॉट इट, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 × 1, n की वैल्यू 1 रख दो, 4 × 1+2 कितना होगा बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, गॉट इट। तो 2 आपको यहाँ मिल जाएगा, 2 यहाँ मिल जाएगा। इसका लोन पेयर भी यहाँ पे ना रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है, ये भी काउंट होता है। श्रेया बात क्लियर हो गई। फ्यूरान इज एरोमेटिक, बॉडी। ये Yes, sir. इसकी जो पैरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है स्केलेटन, उसमें फ्यूरान की रिंग से सिमिलर होती है, इसलिए इसको फ्यूरानोज बोलते हैं। व्हाइट इज कॉल्ड फ्यूरानोज बिकॉज इट्स पैरेंट चेन इज सिमिलर टू द फ्यूरान। नीचे आप चेन को देख सकते हैं, फ्यूरान की रिंग होती है, व्हाट इट। फ्यूरान की जो रिंग होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन देयर इज अ 5 मेंबर रिंग। इंक्लूडिंग ऑक्सीजन अगर हम देखते हैं तो हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे 1, then 2, then 3, then 4, then 5। 5 मेंबर रिंग होती है, इट इज 5 मेंबर रिंग। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर में ध्यान से देखें ना, अगर C2 कार्बन का OH अगर राइट हैंड साइड में, C2 कार्बन का OH अगर राइट में है तो इसको क्या बोलते थे बेटा, अल्फा, व्हाट इट इज सेड टू बी अल्फा। C2 कार्बन के OH को लेफ्ट में भेज दो, LHS हेमिएस्टर लिंकेज के बाहर, तो दिस इज सेड टू बी बीटा। सेकेंड कार्बन को एनोमेरिक कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। दिस कार्बन इज आल्सो नेम्ड एज एनोमेरिक कार्बन।
आई होप अंडरस्टैंड। मैंने फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, C1 की C2 कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन, दिस कार्बन जहां पे स्टार लगा रहे हैं, दिस कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन, गॉट इट। एनोमेरिक कार्बन पे आपको ध्यान से देखना रहेगा कि आपका ऐसे अगर दिया है, इस फॉर्म में दिया है, तो आपको देखना अगर OH आपका बिलो द प्लेन जा रहा है, बिलो द प्लेन अगर है बेटा तो क्या बोलेंगे, अल्फा। अगर इसके प्लेन के नीचे जा रही है तो अल्फा, अगर एबव द प्लेन है तो इट इज सेड टू बी बीटा, एबव द प्लेन है देन इट इज सेड टू बी बीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। बीटा और अल्फा कब बोलेंगे, स्ट्रक्चर को बहुत कंफ्यूजिंग है, मत भूलना कि कैसे होगा। थर्ड कार्बन के OH के कॉन्फ़िगरेशन को जरूर याद करके रखना, इसके बाद अल्फा वाला है या बीटा वाला। थर्ड कार्बन का देखो OH किधर है, अगर हम अल्फा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक OH हमारा राइट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है, तो दूसरा इसका थर्ड कार्बन OH किधर गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, इधर चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। तो लेफ्ट में जाने का मतलब ये निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे अगर चेन में देखोगे तो ये एबव द प्लेन रहेगा, इसके एंटी में जाएगा। तो ये बात ध्यान देना इसको कि थर्ड कार्बन का OH अगर ऊपर है, अगर ये ऊपर है तो यहाँ से नेगेटिव, और यहाँ पे अगर OH को नीचे कर दे तो पॉजिटिव हो जाएगा। रेस्ट स्ट्रक्चर में कोई पंगा नहीं है। ये भी हमारा, अगर इसका भी एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो कितना बनाएगा बेटा, हाउ मेनी एसीटेट विल बी फॉर्म, हु विल टेल, एनीवन। एसीटेट कितना बन सकता है बेटा, एनीवन ट्राई। पेंटाएसीटेट इसमें भी बनेगा, 5 OH है, देखो ना सबसे ऊपर भी OH है, फिर एक थर्ड पे OH है, 4 पे OH है, 5 पे OH, 6 पे OH, ग्लूकोज का पेंटाएसीटेट ये भी बना लेगा। टॉलेंस एजेंट से ये भी रिएक्शन करता है, तो इसके रिएक्शन तुम्हारे यहाँ है नहीं, एनसीईआरटी में है नहीं, तो अपने को उतना कोई पंगा नहीं लेना है। इसके स्ट्रक्चर तुमसे उतने ज्यादा पूछेगा भी नहीं, बस इसका मेन स्ट्रक्चर ध्यान देना कि ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके दे देगा और हमसे पूछेगा दिया गया स्ट्रक्चर बताओ क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं क्वेश्चन तुम्हें मैंने आपको बता दिया, ऐसे चारों स्ट्रक्चर गिवन रहेंगे, पूछ लेगा अपने से कौन सा इसमें अल्फा है, कौन सा बीटा है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव। इसके बाद आता है तुम्हारा डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड तो वैसे हटा के रखा है, गॉट इट। तो इसको मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा देंगे एज विश, कि मैं बता दूं फटाफट, बोलो बेटा, बता दूं। Yes, sir. चलो इसको बता देते, कोई टेंशन नहीं। तो इसमें हमारा इसके बाद जो सबसे मेन आएगी दैट इज द अल्फा DA सुक्रोज। वी टॉक अबाउट द सुक्रोज। मैंने इसमें बताया था कि इसमें एक दो चांस है कि लोग क्या कर रहे हैं ना, कि जैसे अभी भी बेसिकली था, तो लोग क्या कर रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले रहा है जो थोड़ा सा ना इधर आगे वाले पोर्शन से है। अभी जो सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन एक दो आए हुए हैं जो आगे से आए, गॉट इट। तो एक बार रीडिंग मेरे हिसाब से ठीक रहेगी, रिस्क लेने से अच्छा है कि एक बार हमारी रीडिंग हो जाए। बस मेरी बेटा एक बार रीडिंग रहेगी तो कम से कम अगर उस पर बेस्ट कई बाई मिस्टेक कोई क्वेश्चन बनता है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, व्हाट इट। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे डाइसैकेराइड्स में सबसे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज द सुक्रोज। सुक्रोज इसके मोनो, इट इज अ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड दैट कंटेन्स अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज कैसा रहता है बेटा, पॉजिटिव वाला, अल्फा डी ग्लूकोज पॉजिटिव का, एंड बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज, ये इसके मोनोमर हो गए। इट्स क्लियर टू एवरीवन। देखो बेटा ये दीज आर द मोनोमर्स, व्हाट इट, दीज आर द मोनोमर्स, दीज आर द मोनोमर्स, व्हाट इट। अब हमारे पास ये जो दो मोनोमर हैं इनका हमें कॉम्बिनेशन करना है। तो मेरे पास मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब H, इसका OH बेटा नीचे रहेगा, और बीटा डी फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज का बीटा डी का मतलब OH ऊपर जाएगा, नीचे से क्या जाएगा CH2H, व्हाट इट, ऐसे जाएगा। यहाँ पे ऐसे जाएगा OH, इसका क्या होगा बेटा CH2H, व्हाट इट, यहाँ तक हो गया। और इसका OH नीचे रहेगा, तो इसको हम यहाँ OH अगर नीचे है तो इसका मानते हैं पॉजिटिव, इसका OH नीचे है तो बेटा यहाँ से क्या होगा अल्फा,
दिस कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन किसको बोलते हैं? C1 कार्बन को। इसको स्टार बना देना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने का देखो तरीका क्या होता है। यहाँ एक का H ले लेना, एक का OH ऐसे। Got it? एक का H, एक का OH। जब दो मोनोमर इसके ज्वाइन होते हैं तो ज्वाइन होने के टाइम में देयर विल बी रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो बॉन्ड बनेगा हेमिएस्टर लिंकेज के बीच में जो बॉन्ड बनाएंगे दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज ईथर लाइक लिंकेज। ईथर लाइक लिंकेज बनेगी, आप ध्यान से देखना इसमें। गॉट इट? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, फिर ऐसे होगा लाइक दिस। आप अपने बुक से भी देख के बना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमारा जो बन रहा है, इसमें OH हमें फ्रैक्टोज वाले में OH हमेशा ऊपर रखना है, क्योंकि हमें उसका बीटा बनाना रहता है। दो तीन चीज का खाली ध्यान देना कि इसी से पता लगता है अल्फा बीटा कहाँ पे जा रहा है। गॉट इट? फ्रैक्टोज वाले पोर्शन में अल्फा को ऊपर रख देना, तो इससे बीटा पता लग जाएगा। और यहाँ पे देखो हमारी हेमिएस्टर लिंकेज नीचे से बन रही, नीचे की तरफ कब जाने का मतलब था, अल्फा नीचे रहा इसका। नहीं समझ में आई मेरी बात? ध्यान से समझना। ग्लूकोज का OH क्योंकि नीचे है ना, तो हेमिएस्टर लिंकेज नीचे की तरफ से बन रही है, तो इससे पता लग जाएगा कि डाइसैकराइड देखने से पता लग जाता है अल्फा नीचे की तरफ है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अगर ये लिंकेज हमारे ऊपर की तरफ से क्रॉस में बनती ना, तब इसको हम बीटा जैसा कंसीडर कर सकते हैं। तो HOH, OH अगर नीचे है तो पॉजिटिव, OH अगर ऊपर है तो नेगेटिव। सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन का OH पे ध्यान देना, और अपने मेन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर मिला देना। एक कोई बता सकता है इट इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग? दिस क्वेश्चन गोस टू द हरलीन। हरलीन न्यू, हरलीन बोलो बेटा। कुलदीप This बता। product, इट इज ये सुक्रोज इज रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग होगा बेटा कि नॉन रिड्यूसिंग? नहीं रिवाइज the कर? non-reducing. हाँ ठीक है, अच्छा गुड आंसर। बेटा रिवाइज करते रहो पूरी बात। अगर थोड़ा थोड़ा अगर आप पेंडिंग डालोगे तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है ना? अभी नया जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो ना, इसको बोर्ड एग्जाम के जैसे मान के रखो कि मेरे को नीट का एग्जाम देना हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम, चाहे जेई का एग्जाम देना हो, मेरे को दोबारा ना पढ़ना पड़े, एक बार में मेरे फुल नंबर आ जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तब आपको बातें ना ज्यादा समझ में आएंगी। और हमारे दिमाग में रहेगा बहुत टाइम है, तो बेटा वो टाइम जा चुका है। हम हमेशा समझाते हैं टाइम अब नहीं है, वी आर एट द क्रिटिकल स्टेज। अब हमें इसको मतलब रेडी रेडी मोड पे तैयार करोगे। अब एक बार पढ़ लिया, टीचर ने सिखा दिया, तो हमें एकदम तैयार हो जाना चाहिए। चलो ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये नॉन रिड्यूसिंग होगा बेटा, ये नॉन रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग नहीं होगा। व्हाई नॉन रिड्यूसिंग, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हाउ वी केम टू नो दैट कि रिड्यूसिंग होगा नॉन रिड्यूसिंग। तो मैंने पीछे सिखाया था, ध्यान देना बेटा। अगर मेरे पास जो ग्लूकोज होता है ना, ध्यान से समझना, ग्लूकोज का जो CHO होता है वही तो बाद में चल के एनोमेरिक कार्बन बना लेता है। तो इसमें जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? C1 से किसके बीच में बनता है बेटा? C1 to C2। और इट C1 से C2 के बीच में बनता है। आप अगर इसके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को देखोगे तो C1 ऑफ ग्लूकोज टू C2 ऑफ फ्रक्टोज। शायद मेरा इसमें ऊपर स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे। तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे चाहोगे तो पेस्ट कर देंगे। एक बार मैं बना रहा हूँ, आई विल इंसर्ट इट द डायग्राम ये दिख रहा है बेटा सबको?
see that, you know. ये नहीं, फिर से मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट। दोनों के स्ट्रक्चर को केयरफुली खाली देख लो, आपको पता लग जाएगा क्या प्रॉब्लम है। जब ये हमारी जो ग्लाइकोसाइडिक बेटा बॉन्ड बनती है ना, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, ये देखो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मैंने सामने एनसीईआरटी वाला ही कॉपी पेस्ट किया है सो दैट आप उसको कोरिलेट कर पाओ। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो बना रहा है ना, इस पे ध्यान से केयरफुली देखो। इसका C1 कार्बन, C1 मैंने बोला था दिस वाज एक्चुअली एल्डिहाइडिक अर्लियर, पहले यही तो एल्डिहाइड था। और कीटोन का जो C2 कार्बन होता है वो मैंने बार बार समझा रहा है, वो सी कीटोनिक ग्रुप होता है। C2 कार्बन का मतलब वो कीटोनिक ग्रुप होता है। थोड़ा इमेजिनेशन करो, टॉलरेंस एजेंट अगर मैं डालता तो रिएक्शन किससे करता, चाहे वो फेलिंग सोल्यूशन डालता। तो टॉलरेंस एजेंट और फेलिंग सोल्यूशन की जो काबिलियत है, जो कैपेबिलिटी है, वो CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करने की रहती है इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। व्हाट इट, या तो कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए बट दैट शुड बी एट अल्फा हाइड्रोक्सी। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है तो उसका भी ऑक्सीडेशन अलाउ रहता है, दोनों के ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी रहती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन ऑक्सीडेशन तो तब करोगे ना जब फ्री रहेगा। जो हम सुक्रोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज का C1 कार्बन और फ्रैक्टोज का C2 कार्बन। ग्लूकोज का C1 बोले तो CHO और फ्रैक्टोज का C2 बोले तो कीटोनिक ग्रुप। बोथ आर इन्वॉल्व इन, ये दोनों के दोनों बेटा यही लिखना है लैंग्वेज में, CHO ऑफ, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज एंड सेकंड कार्बन किसका, कीटोनिक ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। और इन्वॉल्व इन, अगर मेरे से कोई रीजन पूछ ले ये रिड्यूसिंग क्यों नहीं है, तो हम इसका आंसर यही बोलेंगे, फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व और यूटिलाइज, इज इट, और इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लिंकेज। कैसी बनती है बेटा, C1 ऑफ ग्लूकोज टू C2 ऑफ फ्रक्टोज, C1 ऑफ ग्लूकोज टू C2 ऑफ फ्रक्टोज। ग्लाइकोज, इसको हेमिएस्टर लिंकेज नहीं बोलते, फिर से देखो ध्यान से समझना। हेमिएस्टर लिंकेज तो तब बनता था जब ये साइक्लाइजेशन में जाता था, ये बिटवीन 2 मोनोमर्स बन रहा है, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट जब आपस में ज्वाइंट होती हैं तो उनके बीच में ईथर लाइक लिंकेज बनती है बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, गॉट इट। दिस इज द बॉन्ड, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं, मैं ऐसे बोलूंगा ईथर लाइक लिंकेज, इसको लिख लो अगर डाउट है तो, ईथर लाइक लिंकेज, है ना, ईथर लाइक लिंकेज फॉर्म बिटवीन, बेटा किसके बीच में बनती है, बिटवीन, बोलो, 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स, बिटवीन मोनोसेकेराइड्स। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट हो तो पूछो, इसमें कोई पंगा नहीं है। बाय द एलिमिनेशन, अब देखो अगर एक का C1 एक का C2 इन्वॉल्व हो जाए तब ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। यही रीजन है कि सुक्रोज यानी हमारा जो चीनी का सोल्यूशन होता है वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है। व्हाट इज बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. चलो, इसमें एक छोटा सा टर्म आता है, व्हाट डू मीन बाय, आगे एक टर्म आता है दैट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्या होता है, पुट द हेडिंग, व्हाट इज द इन्वर्जन ऑफ शुगर, what is the inversion of sugar, what do you mean by inversion of sugar? कौन बताएगा इन्वर्जन ऑफ शुगर, एनीवन? बोलो बेटा, कुलदीप ट्राई, बोलो बेटा। जब सर सुक्रोज को रिएक्शन करते हैं उसका, तब हाइड्रोलिसिस से, बोलो कोई बात नहीं। बट लीवर की परसेंटेज ज्यादा होती है, इसलिए ओवरऑल सॉल्यूशन ना लीवोरोटेटरी हो जाता है, इसलिए ऑप्टिकल इन्वर्जन। ओके, यहाँ पे आपके बुक में भी ये मिलेगा, लेकिन इनवर्ट शुगर बीच में बोलता है, देखना ध्यान से, यहाँ पे ये लिखा हुआ, पढ़ो, स्क्रीन पे पढ़ो बेटा। सुक्रोज हमारी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है,
whereas you know fructose is liborotatory. What it's अगर फ्रक्टोज की बात करते हैं तो लाइट जब उसके अंदर से पास होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसको माइनस में 92.4 डिग्री रोटेट कराएगी, लेकिन हमारा जो सुक्रोज होता है जो ग्लूकोन डी है, ग्लूकोज क्या करता है 52.5 तब ले जाता है। दोनों का सम करो, प्लस 52.5 माइनस 92.4 तो माइनस आ जाएगा फाइनली। यही रीजन है कि फाइनली लिबो रोटेटरी हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? तो फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो यही चीज आपको याद करके रखना है, इसका जो एंगल है ना स्पेसिफिक रोटेशन याद करना है। व्हाट आई विल से दैट मेरे पास जो घर में चीनी है यानी सुक्रोज, ये कहता है ये ना पहले से डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो पहले से होता है, राइट हैंड रोटेशन इसका पहले से है। कैसा है बेटा? राइट हैंड रोटेशन। राइट हैंड रोटेशन लाइट को अगर पास आउट करेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लेकिन जब इसकी हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, थोड़ी सी एसिड डाल देते हैं, तो इसमें दो मॉलिक्यूल आ जाता है। वन इज नोन एज अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज एंड देयर इज बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। गॉट इट? ये दो हमें यूनिट्स इसमें मिलने वाली हैं। अब इसमें ये कहता है जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस में कितना था 52.5 है, यस सर, और इसका है माइनस में 92.4 समथिंग। तो ये एंगल देखो बहुत का डिफरेंस है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट तुम्हें मिलने वाला है वो माइनस में मिलेगा, मतलब जब लाइट इसके अंदर पास आउट कराएंगे तो लाइट का रोटेशन नॉर्मल से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में चला जाएगा। तो इसीलिए हम इसको फाइनली इसको बोलेंगे, मेरी जो चीनी थी पहले डेक्स्ट्रो थी, लेकिन उसका जब हाइड्रोलाइसिस हो गया तो फाइनल सोल्यूशन इज गोइंग टू बी लिबोरोटेटरी। फाइनल सोल्यूशन इज गोइंग टू बी लिबोरोटेटरी, यही इसका आंसर भी है। व्हाट इट? तो कुलदीप ने सही बोला कि नॉर्मल हमारा सुक्रोज सोल्यूशन डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। ऐसे ही लिखना है जैसे बुक में एनसीईआरटी में गिवन है, as it is dextrorotatory, but when after the hydrolysis it gives alpha D positive glucose and beta D negative fructose. Alpha D positive glucose having a specific rotation plus 52.5। एनसीईआरटी में जो लाइन दी है उसको अपना कोशिश करो वहीं से अंडरलाइन कर लो। गॉट इट? फरलीन हो गया? हो गया बेटा? Yes, sir. चलो इसके बाद डाइसैकेराइड में इसके बाद आता है तुम्हारे पास इफ वी टॉक अबाउट द सेम डाइसैकेराइड आई विल गो विद द माल्टोज। इज इट? माल्टोज। माल्टोज में क्या होगा बोलो बेटा? इसमें इसके जो मोनोमर होते हैं पहले याद करना, ये भी डाइसैकेराइड है। इसके जो मोनोमर होते हैं दे आर द अल्फा डी ग्लूकोज। इज इट? अल्फा डी ग्लूकोज ओनली। अल्फा डी ग्लूकोज की कितनी यूनिट्स होती है बेटा? 2 यूनिट्स। अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट्स होती है। एक इसमें फायदा, इसमें इसका हमें इट इज रिड्यूसिंग शुगर, लिसन केयरफुली, इट इज रिड्यूसिंग। व्हाई बेटा इट इज रिड्यूसिंग? क्योंकि इसमें जो हमारे पास जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनती है ना, ये ऐसे बनती है, मैं अभी बना के दिखा रहा हूँ। देखो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते समय ग्लूकोज की 2 यूनिट ले लेंगे ऐसे करके, दोनों का क्या रहेगा बेटा? अल्फा डी पॉजिटिव ही रहेगा। ए बी अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ए बी अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। व्हाट इट? तो इसमें अल्फा डी पॉजिटिव को मतलब इसका OH नीचे, इसका H ऊपर, H OH H OH, got it? like this H then OH then CH2H। इसमें थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करना, इसका C1 फ्री है कि नहीं बेटा? ध्यान से देखना, सेकंड वाले में देखो C1 फ्री है, ये वाला पार्ट फ्री है, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये फ्री हेमिएस्टर लिंकेज मानी जाती है। जो हेमिएस्टर लिंकेज, जो कार्बन हमारा बेसिकली जो फ्री पार्ट में रहता है, फ्री हेमिएस्टर फॉर्म में है। व्हाट इट? ठीक है ना? फ्री हेमिएस्टर वाला जो पार्ट है वो रिड्यूसिंग होगा, ध्यान से देखना। ये वाला पार्ट तो इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड बनाने में, इसका देखो C1 बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, दिस इज नॉट फ्री। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखूं तो ये नॉन रिड्यूसिंग दिखता है, राइट हैंड साइड से देखूं तो रिड्यूसिंग दिखता है, क्योंकि एक का C1 फ्री एक का C1 फ्री नहीं है। जिसका C1 फ्री है वही तो CHO है, ये बात को बार बार दिमाग में रखो। अगर ऐसा हो कि किसी भी डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट हो और किसी एक का भी अगर C1 फ्री है तो उसको हम फाइनली क्या मानेंगे? हरलीन बोलो बेटा, फाइनली उसको क्या मानना चाहिए हमें? रिड्यूसिंग की नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग मानेंगे। वेरी गुड। अगर एक भी हमारा अगर उसका CH2 मतलब ये C1 कार्बन फ्री है तो इसमें जो लिंकेज बनती है वो कह रहा है लिंकेज इज फॉर्म बिटवीन द C1
C1 ऑक्सीजन C4, गॉट इट। एक का C1 होगा, एक का C4। जिसका C1 है वो उस पार्ट से तुम्हें नॉन रिड्यूसिंग जैसा दिखेगा, मेरी बात समझ लेना। जिसका C4 है उसका C1 फ्री है, इधर से वो रिड्यूसिंग हो जाता है। आई होप आई एम ट्राइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट कि जिसका C4 होता है उसका C1 फ्री होता है, जिसका C1 आपने यूज कर लिया उसका C4, उसके तो फिर गए, वो रिड्यूसिंग नहीं करेगा। तो मेरे से अगर कोई स्पेसिफिकली अगर इस पूछे तो कौन सी रिंग इसमें से टॉलरेंस एजेंट से रिएक्शन करेगी, तो आई विल गो विद दिस। ये वाला पार्ट टॉलरेंस एजेंट से रिएक्शन करेगा, ये वाला पार्ट नहीं करेगा, व्हाट इट। लेकिन ओवरऑल इसको रिड्यूसिंग बोलना है। दिस इज ऑल अबाउट दैट, प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद होता है अनदर इज लैक्टोज। लैक्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज पॉजिटिव वाला, एंड बीटा डी क्या रहता है बेटा? गैलेक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। याद कर लिया बेटा? तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो बच्चों वाला है, फटाक से बना लेना, कोई पंगा ही नहीं उसमें। अल्फा डी ग्लूकोज तो हम बार बार बनाते चलना है कि OH को नीचे कर देना, इसका H इसका OH भी नीचे कर देना। देखो OH सेम साइड में आएगा। थर्ड कार्बन का OH, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा। थर्ड कार्बन का OH ऊपर ले जाना। और हरलीन बोलो कुछ, यू हैव एनी डाउट? बोलो बेटा हरलीन। सर एनसीईआरटी में सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज दिया हुआ है। और तुम्हारे इसमें जो आकाश वाला पैकेज जिसमें बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी गैलेक्टोज, एनसीईआरटी के साथ चलो, ठीक है ना? बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, गॉट इट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। जो एनसीईआरटी का है ना, वी हैव टू गो स्टिक विद दैट, क्योंकि वो हमारे लिए एक एविडेंस का काम करता है। तो हो सकता है ऐसा कुछ उसमें प्रॉब्लम हो। मैं इसको एक बार देख भी ले लेता हूँ। हाँ ठीक ही है, ठीक है ना बेटा? वो विद द एनसीईआरटी, वी हैव टू गो विद द फैक्ट विद द एनसीईआरटी ओनली। ठीक, थैंक यू हरलीन। ठीक है ना बेटा? आकाश वाले पैकेज में ना यही दिया है, तो इसलिए मैं उसमें मैं देख रहा था, शायद मुझे लग रहा था कि बीटा डी वाली तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी इसमें बीटा डी वाली बनती है आगे चल के, व्हाट। चलो यहाँ पे मैं इस स्ट्रक्चर को ले आता हूँ, तो मुझे ड्रॉ करने में थोड़ा कम टाइम मिलेगा। मैं इसको समझा दूँ। इसमें दोनों में आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये कहाँ से आ गया? What is the difference between glucose and galactose? Anyone? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या अंतर होता है बेटा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या अंतर है? एनीवन? तो मैं आपको बताएंगे, बोथ आर द एपीमर। दोनों एक दूसरे क्या बोले जाते हैं बेटा? एपीमर। इसको अलग से लिख देना। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, जो ग्लूकोज होता है एंड गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं बेटा? They are the epimer, EPIMER. Got it? Why they are called epimer? If you see carefully that C4 कार्बन पे प्रॉब्लम है, देखो दोनों के C4 को चेक करना। एक के C4 में OH ऊपर चला गया, ये गड़बड़ है। ग्लूकोज का जो OH होता था वो नीचे रहता था, मेरी बात समझ लेना। तो बोथ आर डिफर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बेटा कौन से कार्बन से कॉन्फ़िगरेशन पे? C4 कार्बन पे जब हम लोग आते थे तो मेरा जो C1 C2 में ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसमें देखना OH इधर रहेगा, इसका H इधर रहेगा, फिर थर्ड पे हम लोग H इधर करके OH इधर कर देते थे। अगर ग्लूकोज का होता था तो OH को हम राइट में रखते थे, OH को लेफ्ट में कर दो। बात समझ में आ गई होगी देखो सबको। ये कहाँ से डिफ्रेंशिएट हो रहा है बेटा? C4 कार्बन से। C4 का कार्बन अगर हमारा LHS में चला जाए, कहाँ चला गया बेटा? LHS। Got it? Then it is said to be ये बात क्लियर होगी? अगर यही गैलेक्टोज होगा, गैलेक्टोज होगा तो क्या करेंगे? इसके OH को हम इधर रखेंगे, इसके H को इधर रखेंगे, इसका H इधर। ये तो गैलेक्टोज ही मैंने बनाया। ग्लूकोज वाला हम लोगों को मालूम है। ग्लूकोज में हम लोग किधर करते थे? C4 कार्बन को H राइट में रखते थे। ये ग्लूकोज का केस हो गया। तो दी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दो साइक्लिक
और दो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों आइसोमर भी है, नो डाउट, बट दे आर डिफर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ C4 कार्बन कॉन्फ़िगरेशन। तो C4 से अगर डिफरेंशिएट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपिमर बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर बना लो, सामने दिया हुआ है। इसमें रिड्यूसिंग होगा कि नहीं, हु विल टेल? हरलीन को और बताओ बेटा, रिड्यूसिंग है कि नहीं, बताओ। इट इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग बेटा? लिंकेज देख के पता लग जाएगा। अगर ये C1 to C4 है तो पक्का रिड्यूसिंग हो जाएगा, बस इसकी बात ध्यान देना। गॉट इट? हरलीन बताओ, जो सेकंड हरलीन। reducing sugar. हाँ जी, रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि अब देखो रिड्यूसिंग कौन सा पार्ट है, ग्लूकोज का कि गैलेक्टोज का? गैलेक्टोज और ग्लूकोज, गैलेक्टोज वाला तो C1 इन्वॉल्व है ना यहाँ पे, देखो ग्लूकोज वाला। हाँ, ये वाले पार्ट से ही रिड्यूसिंग पार्ट करता है। मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा तो और डिटेल में जा सकता है कि आप ये बताओ कि लैक्टोज में कौन सी रिंग में जिसका हेमिएस्टर लिंकेज ना फ्री रहती है, जो रिड्यूसिंग में रिडक्शन में पार्टिसिपेट होती है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा तो इस लेवल पे भी जाके पूछ सकता है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आप बताओगे कौन से पार्ट की जो बेसिकली जो इसका हेमिएस्टर फॉर्म होता है फ्री रहता है, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं बनाता है, और जो हमारा टॉलरेंस एजेंट ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कर सकता है। तो वी विल गो विद दैट। लैक्टोज में बेसिकली, लैक्टोज में गैलेक्टोज वाला पार्ट तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में आ जाता है, लेकिन ग्लूकोज का C1 फ्री रहता है। तो दैट इज व्हाई इट इज बेसिकली फाउंड इन मिल्क शुगर, मिल्क में पाया जाता है। तो हमने ये सारे कर लिए। इसके बाद एक टर्म आता है दैट इज द स्टार्च। 5 मिनट और लेंगे, तुम लोग को नाश्ता नहीं मिलने वाला। तुम लोग कैमरे बंद करके थोड़ा बहुत खा लो जिसको जो खाना है खाते रहो, कोई टेंशन नहीं है। स्टार्च, स्टार्च लिख लेना, ये पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड। स्टार्च में बेटा ये प्लांट का बेसिकली सोर्स है, प्लांट कार्बोहाइड्रेट है। इसको लिख देना, इट इज अ प्लांट कार्बोहाइड्रेट। आफ्टर द photosynthesis all the plant have tendency to save their to save their food material in the form of starch. स्टार्च में 2 पार्ट होता है, इट हैज 2 पार्ट, वन इज नोन एज एमाइलोज, अंदर इज नोन एज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, तो एमाइलोपेक्टिन बेसिकली ज्यादा मेन होता है, 80% यूनिट तो एमाइलोपेक्टिन के रेंज में जाएगी। देखो उसमें दिया होगा, आई होप इट्स गिवन इन एनसीईआरटी, नॉट हियर। दिया बेटा? वैसे ब्लू स्टार्च का जो केमिकल फार्मूला होता है क्या होता है एनीवन? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला? C5। इसका केमिकल फार्मूला बेटा क्या होता है? C6H10O5 ना, C6H10O5, C6H10O5, इसका होल एन होता है, C6H10O5 होल एन। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन 2% रहता है, ये नियरली 80% में रहता है, ये नियरली कितना होगा? 20%। इसमें लिख देना एमाइलोपेक्टिन वाला पार्ट ये ज्यादा हाईली ब्रांच होता है। एमाइलोज का जो होता है दैट इज द लीनियर चेन पॉलीमर, दिस इज द लीनियर चेन पॉलीमर, लीनियर चेन पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज joined together by कौन से बॉन्ड से होता है बेटा? who will tell about this? By C1 oxygen C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बोल सकते हो, अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके बेटा, ये लीनियर चेन पॉलीमर होगा। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आपको बुक में भी दिखेगा, दैट्स वेरी सिंपल। ऐसे ग्लूकोन डी के स्ट्रक्चर ऐसे बनाते चले जाओ, बीच में हेमिएस्टर लिंक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते चलना, ऐसे करके ये पूरी लीनियर चेन पॉलीमर बनती चली जाती है। दिस विल गो अहेड। इसी ईयर एनसीईआरटी विल गेट द सेम स्ट्रक्चर इन एनसीईआरटी से स्ट्रक्चर बना सकते हो। पॉलीसैकेराइड में हमारे पास ये
अल्फा लिंकेज बोला जाता है, नीचे की तरफ से बॉन्ड बनेगा। तो एमाइलोज में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यू कैन सी इट, यू नो, ये आपका नीचे की तरफ जा रहा है। तो नियरली 80% मैंने आपको बताया एमाइलोपेक्टिन होता है, और एमाइलोज इज नियरली 15 to 20%, उसी हिसाब से घटा देना एमाइलोपेक्टिन का 80 to 85। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन? एमाइलोपेक्टिन का अगर हम बात करेंगे तो केवल एक डिफरेंस होता है, यू कैन सी इट, यू नो, फ्रॉम द स्क्रीन। इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है बेटा? स्टेट चेन के साथ साथ इसमें ब्रांच चेन की भी चांसेस रहते हैं। C1 to C4 तो रहेगा ही, समवेयर ना सी, इसमें C1 to C6 भी आता है। तो एमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करते हैं, we talk about the एमाइलोपेक्टिन। तो स्ट्रक्चर देखो, सबको दिख रहा है। एमाइलोपेक्टिन में देख सकते हो, मतलब ये स्ट्रेट चेन तो जा ही रही थी, तो स्ट्रेट चेन की ब्रांचेज तो जाएगी ही, बीच बीच में क्या होती है छोटी छोटी ना ऐसे लिंकेज, फिर ऐसे लाइक दिस, यू नो, ये मतलब ब्रांच चेन आपको ज्यादा ब्रांचिंग उससे मिलती है, बट इट लाइक दिस। तो इस एमाइलोज की चेन तो थी, उसके अलावा ये छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। इसका C1, इसका जो CH2 यहाँ पे OH था, इसका OH, इसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है। एक का C1 है, इसका C1, ये C2, इसका C3, इसका C4, इसको C5, इसको C6 बोलते हैं। तो C1 ऑक्सीजन C4 ये तो पक्का होने ही होने। सिमिलर टू दैट कहते हैं सम वेरिएबल गेट C1 ऑक्सीजन C6, ये दो तरीके की क्रॉस लिंक बनती है, तो ब्रांचिंग बन जाती है। ब्रांचिंग बनने से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और एज अ होल अगर देखें तो एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन दोनों है। ये आयोडीन से क्या करता है बेटा? ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ब्लू कलर। लेकिन जो ब्लू आयोडीन से रिएक्शन वाला प्रोडक्शन है वो कौन करता है? बेसिकली एमाइलोज। एमाइलोज हैज मोर टेंडेंसी टू, यू नो, रिएक्ट फास्टर विद द, यू नो, आयोडीन। एमाइलोपेक्टिन वाली चेन ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इसमें छोटे छोटे टनल्स बने रहते हैं। टनल्स में आयोडीन जाके क्या होती है, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लू कलर coloration formation because of, you know, amylose and एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च प्लस आयोडीन क्या देता है? ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स दे देता है। तो कार्बोहाइड्रेट इज गोइंग टू बी फिनिश बेसिकली। एक दो टॉपिक इसको अलग से पढ़ लेना। वन इज योर सेल्यूलोज, अंदर इज योर सेल्यूलोज। ये भी आपका बेसिकली क्या माना जाएगा? प्लांट स्टार्च ही माना जाएगा। और बट इसमें बीटा डी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आप दिख रही होगी, बीटा डी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पूरे में बनेगा C1 to C4। इसका मैं बॉन्डिंग दिखा दे रहा हूँ आपको, बॉन्डिंग समझ के तो आप इसको कर लेना। क्लास स्टार्ट हो गई बायो की? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो फिर ये बस मैं लास्ट इसका खाली हिंट दे दे रहा हूँ। इसमें करना रहेगा, ये बीटा हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज की जगह बीटा। इसके ऊपर चेन, दूसरी चेन यहाँ रख देना, थोड़ा ऊपर करके ऐसे रख देना। फिर इसका ये C4 वाला तो H नीचे रखना, नहीं तो फिर ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस हो जाएगी। अब ये जो लिंकेज बन रही है ना, क्रॉस में जा रही है, तो दिस इज द C1 ऑक्सीजन C4, इसको क्या बोलते हैं? बीटा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये एक बार ऐसे रीडिंग लगा लेना, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। हैव अ नाइस डे टू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंसफुली। आप रिवाइज कर लो, इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करो। फुल में फुल नंबर इसमें आना चाहिए। चैप्टर मैंने बोला क्योंकि ऑब्जेक्ट